हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मेडिसिन हीलिंग। मैं डॉक्टर पी भट्टाचार्य। दोस्तों, आज जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है ब्रोंकियल एज्मा या ब्रोंकियल एस्थमा भी आप बोल सकते हैं। या और सांस का जो फूलने का जो बीमारी होता है वो उसका क्या मैनेजमेंट हो सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, उसका क्या प्रिवेंशन है, इसके बारे में बात करूँगा मैं। फ्रेंड्स, आपका मेरा जो चैनल में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है वो 100% ऑथेंटिक होते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, ये जो एस्थमा होता है ये सांस का बीमारी या एस्थमा, सांस का तो कई तरह का बीमारी होता है। एक टेम्पोररी भी कोई सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ठंड में किसी किसी को हो जाता है, ये एक होता है। और एक होता है एस्थमा ब्रोंकियल एस्थमा, जिसको बोला जाता है, जिसमें सांस का जो नाली है वो सिकुड़ जाता है, थोड़ा वो सिकुड़ जाता है, उसका जो मसल्स है वो उसका फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह कम हो जाता है। तो ये एक्चुअली ये एक हेरिडिटरी भी हो सकता है, जो कि आपका कोई पेरेंट्स में किसी को अगर है ये प्रॉब्लम, इससे ये भी एक कारण बन सकता है। इसके अलावा ये कोई एलर्जी से हो सकता है, कोई पोलन वगैरह या कोई तरह का डस्ट एलर्जी हो, तो इस तरह का एलर्जी में हो सकता है। और एक इसमें पोल्यूशन एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो एस्थमा का जो है मैनेजमेंट ऐसे, ये तो एक्चुअली ये जनरली कोई 100% ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, उसको मैनेज किया जाता है, उसको रोकथाम किया जाता है। तो ये ब्रोंकियल एस्थमा अगर आपको है तो उसमें जनरली आप देखेंगे, आपको बहुत लोग जानते होंगे कि उसमें इनहेलर दिया जाता है। इनहेलर मतलब हो गया इसमें ब्रोंकोडायलेटर। ये एक ब्रोंकोडायलेटर्स होता है। ब्रोंकोडायलेटर्स आपको जनरली दिया जाता है, उसको ब्रोंकियल्स जो है, सांस का जो नाली है उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए, और ये लंग्स का जो मसल्स है उसको भी रिलैक्स करता है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स एक होता है, जैसे आपको साल्बुटामॉल हो गया, थियोफिलिन वगैरह हो गया, तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स जनरली दिया जाता है। लेकिन अगर आपका सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह से भी या एंटी एलर्जिक कोई ड्रग्स साथ में दिया जाता है, उससे भी कोई उतना अच्छा काम कर नहीं रहा है और बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, तो उस स्थिति में स्टेरॉइड इनहेलर भी दिया जाता है। तो स्टेरॉइड्स, इसका ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको एक्चुअली शरीर नेचुरली भी पैदा करता है। उसको कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड से ये पैदा होता है। ये आपका जो किडनी होता है, किडनी के ठीक ऊपर में उसका प्लेस होता है। तो इसमें कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ये एक्चुअली स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन मीन्स अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, आपका तनाव ज़्यादा है, तो उस स्थिति में ये ब्लड में ज़्यादा सिक्रेशन होता है। ऐसे जनरली वो डेली एक आध बार जो है छोटा मात्रा में ये ब्लड के साथ जनरली सुबह में उस एड्रिनल ग्लैंड से ये सिक्रेशन होता है और ब्लड के साथ मिक्स होता है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है। तो उससे जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल ऐसे जनरली जो स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, तो उसके साथ साथ इसमें एक दो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। जैसे इसका ब्लड शुगर, शरीर में ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ाता है, और हार्ट बीट वगैरह में थोड़ा सा आपको कार्डियक एरिथमिया जिसको बोलता है, उसका भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा आपको बीपी थोड़ा सा हाई करना और आपको थोड़ा सा हाइपर एक्टिव बनाना, ये सारी चीज़ इसका साथ साथ करता है। इसलिए स्ट्रेस जो है ज़्यादा दिन रहने पर आपको डायबिटीज़ का बीमारी का प्रॉब्लम आ सकता है उससे, क्योंकि कॉर्टिसोल का जो नेचुरल कॉर्टिसोल है उसका लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है, तो ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा बाहर से जो ये एस्थमा वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए जो दिया जाता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से प्रेडनिसोन वगैरह होता है। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये बाहर से जब आपको शरीर में टैबलेट फॉर्म में हो या इंजेक्शन फॉर्म में हो,
आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा इनहेलर के साथ जो है ये कुछ मेडिसिन के साथ भी दिया जा सकता है। तो इनहेलर आप जब लेंगे तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है आपका ब्रोंकोडायलेटर, मतलब ये जो आपका सांस की नाली जो है इसको बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी आपको ये ओपन करता है, जिससे आपको बहुत जल्दी उसका फ़ायदा मिलता है। मतलब आपको सिम्टम जो है उसमें बहुत जल्दी उसको रिलैक्स करता है। लेकिन ये इसका भी जो है प्रॉब्लम्स, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है। जैसे इसमें आपका लॉन्ग टर्म अगर चले ऐसे, ये तो सेफ होता है लगभग, ये लीवर को भी ख़राब नहीं करता है, लीवर में ऐसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन उससे वही है कि लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करते हैं तो ये हार्ट रेट वगैरह बढ़ा सकता है, बीपी वगैरह बढ़ा सकता है। तो उसको भी एक नॉर्मल डोज पे करना चाहिए। और इसका डोज जो है वो टेपर्ड डोज होता है। टेपर्ड डोज मतलब ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे कम किया जाता है। तो इसका डोज भी हमेशा टेपर्ड डोज में ही होना चाहिए। तो ये जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं तो ये तो अच्छा तरह से आपका इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी दिया जाता है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है। मतलब कोई भी सीवियर इन्फ्लेमेशन जब होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब जो है शरीर का इम्यून सिस्टम जब आपको कोई जगह में अगर इन्फेक्शन होता है या कोई जगह में आपका फॉरेन बॉडी होता है, तो जब वहाँ पे काम करता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन थोड़ा बहुत मतलब आपको रेडिश होता है, वो थोड़ा सा स्वेलिंग होता है। तो इन्फ्लेमेशन जब होता है तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ये दिया जाता है। तो जनरली ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह में दिया जाता है। इसलिए ये इसके अलावा ये मल्टीपल डिजीज़ में ये स्टेरॉयड दिया जाता है। तो स्टेरॉयड जो है इसमें, लेकिन जहाँ पे इन्फेक्शन होगा, अगर इन्फेक्शन से आपका इन्फ्लेमेशन है तो उस स्थिति में स्टेरॉयड नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये स्टेरॉयड जो है इन्फेक्शन का खतरा को और बढ़ा देता है। तो इसलिए देखिए, ये जो कोई भी मेडिसिन जो होते हैं ये कभी भी ओवर द काउंटर यूज़ नहीं करना चाहिए। OTC मेडिसिन कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से मिल के ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत तरह का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, उसका डोज का एक सिस्टम होता है और मल्टीपल इंटरेक्शंस, बहुत सारी दवाई के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। आप अगर कोई दूसरा मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हार्ट का कोई बीटा ब्लॉकर्स वगैरह लेते हैं, तो उसके साथ इंटरेक्शन इसका होता है। तो इसलिए हमेशा ये दवाई जो है, ये दवाई आप डॉक्टर का सलाह से ही लिया करिए। तो और जो चीज़ है कि जो उसका एक्सपोजर से, जो अगर आपको एलर्जी से ये प्रॉब्लम हुआ है तो जो एलर्जिक फैक्टर है उससे थोड़ा सा बचना ज़रूरी है। अगर डस्ट एलर्जी से हुआ है तो डस्ट के जगह में जाएंगे तो मास्क वगैरह आप यूज़ करेंगे। और अगर आपको पोलन वगैरह से होता है, पोलन होता है कि फूल के जो पोलेंस होते हैं, तो उससे भी कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। तो उससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा आपको। मतलब ये बाहर जब भी जाइएगा, अगर वैसा कोई सीवियर आपको एलर्जीज का प्रॉब्लम है तो आपको मास्क लगा के वहाँ पे बाहर जाना पड़ता है। दोस्तों, यही है आज का एक टॉपिक छोटा सा। इसको लेकर के अगर आपको डिटेल्स में कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। इसको लेके और डिटेल्स और वीडियो आगे आएगा। और मेरा अगर टॉपिक्स अच्छा लगे आपको तो इसमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं मिलूँगा फिर अगले कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।